हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर लगातार पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम प्रबंधन या मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक फाइनेंस मार्केट या वित्तीय बाजार से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह 5th वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो प्रबंधन के अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी यह एक संस्था है जो भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट या नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी सेबी की, तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे वर्ष 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। और सेबी का इसका प्रमुख कार्य क्या रहता है इस संस्था का, तो इस संस्था का जो प्रमुख कार्य है भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेबी का प्रमुख कार्य क्या है, तो यहाँ पे सेबी के कुछ कार्य दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अंशों का निर्गमन, यह बिल्कुल गलत है। ऋण पत्रों का निर्गमन, यह भी गलत है। लाभांश वितरण, यह भी गलत है, क्योंकि सेबी का जो कार्य है मुख्य रूप से नियंत्रित करने का कार्य है किसे, शेयर मार्केट को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेबी बोर्ड का क्या कार्य है। तो आपको बता दूं कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक सेबी बोर्ड होता है जिसमें एक अध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य होते हैं। और इस बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या रहता है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे दलालों का पंजीयन, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर या दलालों को रजिस्टर्ड करना यह इसका प्रमुख कार्य रहता है। जैसे कि यदि आपके पास बहुत पैसा है और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, परंतु आपको शेयर मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो स्टॉक ब्रोकर या दलाल होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको किस कंपनी में या किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यह जो दलाल रहते हैं यह पंजीकृत या रजिस्टर्ड होते हैं, तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है मध्यस्थों को प्रशिक्षण, तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर है। और सा ऑप्शन है कि जोखिम पूंजी या रिस्क कैपिटल को रेगुलेट करना, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्कंद विपणी क्या कहलाती है। तो आपको बता दूं कि 2 प्रकार के वित्तीय बाजार होते हैं, एक प्राथमिक बाजार और दूसरा द्वितीयक बाजार। तो यहाँ स्कंद विपणी क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, द्वितीयक बाजार को ही हम स्कंद विपणी कहते हैं। क्या, द्वितीयक बाजार को ही हम स्कंद विपणी कहते हैं। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो प्राथमिक बाजार होता है वह ऐसा बाजार होता है जहाँ पर कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर खुद बेचती है। यह दलाल या स्टॉक ब्रोकर की कोई भी या किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। जैसे आए दिन नई नई कंपनियाँ शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होने के बाद अपने शेयर लॉन्च करती हैं, जैसे अभी हाल ही में LIC एवं नायका ने अपने शेयर लॉन्च किए थे। दूसरा है द्वितीयक बाजार। तो द्वितीयक बाजार में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति आपस में अथवा ब्रोकर या दलाल के माध्यम से शेयर को खरीदते अथवा बेचते हैं। इसमें कंपनी की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है और इसमें जिस शेयर को ज़्यादा लोग खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ने लगती है और जिस शेयर को ज़्यादा लोग बेचते हैं उसकी कीमत गिरने लगती है। इसलिए यह बाजार रहता है उतार चढ़ाव का बाजार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद विनिमय में किसका क्रय विक्रय होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सा, मतलब प्रतिभूतियों को जिन्हें हम शेयर्स भी कहते हैं, प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं, शेयर भी कहते हैं। तो सेकेंडरी बाजार द्वितीयक बाजार में किसका क्रय विक्रय होता है, तो यहाँ प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत में पहली स्कंद विपणी कब स्थापित हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सा है या ऑप्शन सी है, 1887 में भारत में पहली बार स्कंद विपणी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार से ऐसी वित्तीय संस्थाओं का बोध होता है जो, तो मुद्रा बाजार कौन सी होती, तो मुद्रा बाजार से यहाँ सामान्य अर्थ है बैंकिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हम एक एक करके देखेंगे कि वित्तीय व्यवहारों से लाभ अर्जित करते हैं बैंकिंग सिस्टम, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि व्यापार एवं उद्योगों को ऋण के रूप में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट या जो भी बैंकिंग संस्थाएं रहती हैं यह बड़े बड़े व्यापारिक घरानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट है कि बचतकर्ताओं को उच्च तरलता एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि असंगठित मुद्रा बाजार के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उत्पादक निवेशों के उपयोग में बाधक होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि यदि आपको लोन या ऋण की ज़रूरत है तो आप बैंक ना जाकर पास के ही सेठ
या साहूकारों से पैसे उधार लेते हैं वह असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। परंतु जब आप बैंक से पैसे लेते हैं तो उसे हम संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं। संगठित मुद्रा बाजार में कौन कौन सी संस्थाएं आ जाती हैं, जैसे आरबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया, और जो प्राथमिक सहकारी साख समितियां हो गई, तो ये सभी संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन जो सेठ साहूकार जो मुकद्दम रहते हैं स्थानीय स्तर पर, उन्हें हम असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संगठित मुद्रा बाजार में कौन सम्मिलित होता है, तो अभी हमने देखा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनी, कटौती गृह, बचत बैंक, निवेश घर, म्यूचुअल फंड, ये सभी संस्थाएं संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य क्या रहता है, तो पूंजी बाजार का भी हमने देखा था कि इसके अंतर्गत शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को काउंट करते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो इसमें एक एक करके देखेंगे हम कि यह स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कार्य करता है। बिल्कुल सही है। यह मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन अवधि के ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भी बिल्कुल सही है। और यह स्टॉक, अंश एवं ऋण पत्रों एवं सरकारी बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों का लेन देन भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक पूंजी बाजार वह बाजार होता है, तो प्राथमिक पूंजी बाजार किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बा, ऐसे बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है। अभी हमने देखा था इसका आंसर कि प्राथमिक पूंजी बाजार में कोई भी कंपनी पहली बार अपने स्टॉक या शेयर को लॉन्च करती है या इशू करती है या निर्गमित करती है स्टॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि प्राथमिक पूंजी बाजार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आ, कंपनियों द्वारा अंश, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को प्रथम बार निर्गमित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में कार्य करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बचतकर्ताओं को ब्याज लाभांश के रूप में प्रोत्साहन, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्र के पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास में सहायक होता है, तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, फिरवानी समिति की सिफारिश पर एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। यदि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सोर्स से इतना कंटेंट ला रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के साथ इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक व कमेंट करके सजेशन ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि वह खाता जिसमें शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, क्या डीमैट खाता कहते हैं। यदि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको मोबाइल में डीमैट खाता खोलना होता है या डीमैट खाता होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्न में से कौन सा सेबी का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए हैं और उनमें से कौन सा कार्य सेबी का कार्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभूतियों या शेयर के बाजारों से संबंधित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, क्योंकि यह सिर्फ रेगुलेशन का कार्य करती है। इसके अलावा प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार या इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का काम करती है, बिल्कुल सही है। स्वयं नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करती है, यह भी बिल्कुल सही है। और साख या क्रेडिट को नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थायी खाता संख्या, जिसे हम पैन नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए अनिवार्य है, तो इसमें डीमैट खाते या आपको अकाउंट खोलना है तो आपके लिए पैन कार्ड नंबर होना आवश्यक है। दूसरा, सभी बचत बैंक खाते के लिए, सभी सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। इसके अलावा हम देखेंगे, इसके अलावा सभी आवास ऋण खाते के लिए और सभी चालू खाते के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विकास बैंक के अंतर्गत किन किन संस्थाओं को शामिल किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम को और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इन तीनों ही संस्थाओं को भारतीय विकास बैंक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बैंक में मुख्य पूंजी में क्या शामिल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात चुकता शेयर पूंजी, सांविधिक संचित निधियां और शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम, यह सभी बैंकों की मुख्य पूंजी में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ अर्थात नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स
में कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अर्थात निवेश घर, बीमा कंपनियां और प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है वर्ष 1964 में की गई थी। कब? वर्ष 1964 में। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर उत्तर। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1964 में की गई थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। और यहाँ आपको बता दूं कि जो यूटीआई अर्थात यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सबसे पुरानी एवं लोकप्रिय योजना के रूप में किसे देखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है यूनिट योजना 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि पूंजी बाजारों में म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ब अप्रत्यक्ष निवेश कहलाता है, क्योंकि इसमें जो निवेशक रहता है वह प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होता बल्कि मध्यस्थ अर्थात कंपनियों के माध्यम से निवेश करता है शेयर मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर कि मुद्रा बाजार के म्यूचुअल फंड द्वारा मुद्रा बाजार की किस अल्पकालीन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अर्थात निक्षेप प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र अर्थात कॉमर्शियल पेपर, इन सभी में अल्पकालीन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न म्यूचुअल फंड भारत सरकार के स्वामित्व में है? तो भारत सरकार के स्वामित्व में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इसके अलावा वित्तीय बाजार से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। यह बिल्कुल सही कि सेंसेक्स है यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 30 कंपनियों से सेंसेक्स का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और आपको बता दूं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? इसकी जो स्थापना 1875 में हुई थी। कब? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको हम जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है और ट्रेजरी बिल के माध्यम से हम अल्पकालीन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रेजरी बिल भारत सरकार की ओर से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा ट्रेजरी बिल को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी बाजार में कम जोखिम आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र होते हैं जो उच्च तरल, दैनिक निर्गमित तथा व्यापार योग्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा बाजार अर्थात मुद्रा बाजार में कम जोखिम आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र होते हैं जो उच्च तरल, दैनिक निर्गमित तथा व्यापार योग्य होते हैं और मुद्रा बाजार में पूरी बैंकिंग संस्थाएं आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विकास बैंक के रूप में भारत में औद्योगिक वित्त निगम कार्य करता है। किसके रूप में? विकास बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मुद्रा बाजार के प्रमुख प्रतिभागी कौन से हैं? तो निम्न में से मुद्रा बाजार के प्रमुख प्रतिभागी अर्थात प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आरबीआई को शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। कॉमर्शियल बैंक अर्थात वाणिज्यिक बैंक को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? मुद्रा बाजार के अंतर्गत। और यह सभी संस्थाएं संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रपत्र शून्य कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा था कि ट्रेजरी बिल को ही हम जीरो या शून्य कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है और ट्रेजरी बिल के माध्यम से ही हम अल्पकालीन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाणिज्यिक पत्रों का उद्देश्य क्या होता है? तो वाणिज्यिक पत्र या कॉमर्शियल पेपर का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आ और बा दोनों अर्थात अल्पकालीन निधि उपलब्ध कराना। यह बिल्कुल सही है। और कार्य पूंजी की जरूरत हेतु निधि उपलब्ध कराना, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? तो सुपर बाजार क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए खुदरा विक्रय संगठन। यह एक प्रकार का खुदरा विक्रय संगठन होता है क्या? सुपर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किन बिलों को अंतर बैंक अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मांग मुद्रा अर्थात डिमांड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बॉन्ड कहते हैं। क्या बॉन्ड कहते हैं?
अर्थात वे प्रतिभूतियाँ जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है तो इन्हें हम बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, जबकि अंतर फसल व्यय सूचकांक इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उत्पादन में आने वाली लागत को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में मूल्य प्रवाह इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋण की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्पकालीन होती है। कितनी? अल्पकालिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यह GST है किस प्रकार का एक कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? यह एक इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर है। और इसे कब लागू किया गया था? तो इसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर RBI से संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं, जैसे मुद्रित नोट जारी करना, यह बिल्कुल सही है कि नोटों का निर्गमन भारत में RBI द्वारा ही किया जाता है। ऋण नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और जनता को पैसे उधार देना तो यह गलत है, क्योंकि RBI सीधे तौर पर जनता के या प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होती है जनता को यदि लोन चाहिए तो वह सीधे वाणिज्यिक बैंक अर्थात जो वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक रहते हैं, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, तो इनसे ऋण प्राप्त करती है जनता, जबकि जनता RBI से सीधे कनेक्टेड नहीं हो रही थी। फ्रेंड्स, इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पूरे क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे FEMA का पूरा नाम क्या है? तो FEMA का जो पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या नाम है इसका? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लंदन मनी मार्केट को माना जाता है। कौन सा? लंदन मनी मार्केट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत हम शेयर तथा डिवेंचर यह दोनों को ही शामिल करते हैं औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य है? तो बचत का संग्रहण, बिल्कुल सही है। मूल्य निर्धारण, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए हैं वित्तीय बाजार के कि प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, यह बिल्कुल सही है। बचत का संग्रहण, यह भी बिल्कुल सही है। और कंपनियों का फ्लोटिंग, तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा बाजार का नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन RBI के द्वारा मुद्रा बाजार का नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख घटक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय प्रणाली का प्रमुख घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रतिभूतियां एवं वित्तीय संस्थान, ये तीनों ही वित्तीय प्रणालियों के प्रमुख घटकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को एक बार और लगा लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।